काशी से अपनी यात्रा आरंभ की, पशुपतिनाथ के चरणों में आकर खड़ा हुआ हूं। ये वो भूमि है जिसने विश्व को अचंभित करने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। ऐसी सांस्कृतिक विरासत की धनी है ये धरती। काशी में एक मंदिर है जहां का पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है जहां का पुजारी भारत का होता है। हिंदुस्तान ने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है जिसमें किसी नेपाली का रक्त यानी कि खून ना बहा हो। नेपाल का बहादुर कभी भी मरने मिटने के लिए पीछे नहीं रहता। भारत के लिए मरने मिटने वाले इन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं बिंदास बोल विथ वसीम। आज के इस दूसरे खास एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नेपाल की उस हिमाकत की, उस जुर्रत की जो उसने भारत के खिलाफ दिखाई है, यानी हमारा खाता है और हम ही को आंख दिखाता है। उस नेपाल की आज असली हकीकत आपको बताएंगे बिंदास बोल में, तो देखते रहिए। ये वो चंद लाइनें हैं जो मैंने अभी पढ़ी, जिसे आपने सुना। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोली गई थी। वक्त था 3 अगस्त 2014। काठमांडू में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह संदेश दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उस यात्रा में रविवार को काठमांडू स्थित नेपाली संसद को संबोधित भी किया था। 2 दिवसीय दौरे पर पड़ोसी देश पहुंचे नरेंद्र मोदी ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की रियायती कर्ज का ऐलान भी किया था। तब बड़े बड़े दावे किए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसियों को कर्ज देकर उनसे दोस्ती करके अपने आप को मजबूत करने की, यानी कि भारत को मजबूत करने की कोशिश की है। अपने आसपास के छोटे देशों की मदद कर चाइना को भी एहसास दिलाना था कि भारत के रिश्ते पड़ोसियों से मजबूत हैं। चाइना की दाल गलने नहीं वाली। लेकिन हुआ क्या? सोचने वाली बात है। नेपाल शुरू से ही चाइना की गोद में बैठने के लिए बेताब रहता था, लेकिन हमारे देश की सरकार से चूक हो गई। हमारे देश की कारपोरेट मीडिया सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए सरकार के गलत निर्णयों को भी अपनी आंख पर पट्टी बांधकर जयकारा लगाने वालों को खुश करने के लिए अपनी दोयम दर्जे की सोच से देश को बर्बाद करने में जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ी और बराबर अपना योगदान भी देते रहे। नतीजा यह रहा कि 2 कौड़ी के पाकिस्तान का हवा दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करते रहे। सरकार भले ही अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, रशिया, जापान की बात करती हो, आगे बढ़ने की बात करती हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम आज भी पाकिस्तान को छोड़कर कुछ भी कहीं भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हम कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। रही सही सारी कसर कॉर्पोरेट मीडिया ने पूरी कर दी है, जिसने टिड्डियों के हमले को भी टिड्डी आतंकी साजिश बताया। कभी इन मीडिया घरानों को इमरान की पत्नी, जो पाकिस्तान का पीएम इमरान खान है, उसकी पत्नी का अक्स आईने में क्या दिखता है वो भी इनके लिए बड़ा मुद्दा है। हमें इससे क्या मतलब कि इमरान की पत्नी कैसे दिखती हैं। तो कभी पाकिस्तानी गधों की खबरें दिखाई गई। कोरोना से पाकिस्तान तबाह, क्या यह हमारे लिए मायने रखता है? कोरोना से हम भी तबाह हुए, क्या हम गुलजार हुए हैं? नहीं। थोड़ा वक्त आगे जाने दीजिए, फिर देखिए कि हिंदुस्तान में किस कदर बेकारी, गरीबी, आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन हम अपने यहां की इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, अपनी चिंता नहीं करेंगे। हम तो बस खुश हैं कि 2 कौड़ी का पाकिस्तान तबाह हुआ जा रहा है। इस बीच मौका पाकर चाइना लद्दाख में कई किलोमीटर तक, यानी कि हमारी सीमाओं में, भारत की सीमाओं में अंदर घुस आया। बॉर्डर पे होने वाले तनाव का कभी भी जिक्र नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट हैं जो छुपाया गया। आखिर क्यों? ये वही चाइना है जिसने हमेशा भारत के साथ गद्दारी की है, लेकिन हम मेक इन इंडिया का नारा लगाकर सरदार पटेल की मूर्ति को चाइना से बनवाते हैं। क्या हमारे देश के पास कंपनियों की कमी थी? क्या हमारे लाखों इंजीनियर किसी काम के नहीं थे?
सवाल तो है, लेकिन पूछेगा कौन? जो पूछेगा उस पर मुकदमा होगा। तो क्या मुकदमे के डर से सच बोलना छोड़ दें, सवाल पूछना छोड़ दें? जब भी देश में दीपावली या होली आती है तो चीनी झालरों, रंगों, पिचकारियों के बारे में देश के लोगों से तरह तरह की अपील की जाती है, भावात्मक अपील की जाती है कि चाइना की चीजों को ना खरीदें। अरे भाई, एक छोटा दुकानदार खुद जाता है क्या चाइना से माल खरीदने? सरकार बैन क्यों नहीं लगाती? आप झालर, पिचकारी, लाइट मत खरीदो, सरकार चाइना से सरदार पटेल की मूर्ति बनाएगी, सरकार चाइना से पीपीई किट खरीदेगी, सरकार ही भारत में बैंक ऑफ चाइना को भी खुलवाएगी। चौंक गए ना? तो सुनिए, 2018 में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसका वादा किया था कि वो भारत में इस बैंक को अपनी शाखा खोलने में यानी विस्तार देने में मदद करेंगे। बैंक ऑफ चाइना चीन का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो भारत में अपनी शाखा खोलने की, ये उस वक्त की बात है, जो भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए बेताब था। कहा गया कि मुंबई में इसकी पहली ब्रांच खोली जाएगी। यह चीन का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जो हांगकांग और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसकी मार्केट में कैपिटल 158.6 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 10.85 लाख करोड़ रुपए है। बैंक ऑफ चाइना ने जुलाई 2016 में सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन किया था, पर बैंक पर पहले ही इजराइल को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठन हमास को फंडिंग करने के आरोप लगे थे। हालांकि बैंक ने साफ तौर पर इन आरोपों को नकार दिया था और कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फंडिंग के नियमों की शर्तों को पूरी तरह पालन करते हैं। माना जा रहा है कि इन आरोपों को चलते बैंक को भारत में लाइसेंस मिलने में देरी हुई। लेकिन इससे पहले इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जनवरी 2018 से भारत में अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। बैंक ऑफ चाइना समेत भारत में विदेशी बैंकों की कुल संख्या मिलाकर अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 46 हो जाएगी। अगर चाइना हमें हरदम आंखें दिखाता है तो उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो मौके पर भारत और चीन का विवाद है। उस पर हमारा सबसे बड़ा एक्शन यह है कि हम अपने मोबाइल से चीनी एप्स को अनइंस्टॉल करके कह रहे हैं कि हमने चाइना से बदला ले लिया, उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। अरबों खरबों रुपए इन ऐप्स के माध्यम से चाइना को जाते थे। ये क्या विकल्प है? चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसता चला आ रहा है और हम कह रहे हैं कि हम उसके ऐप्स को अपनी मोबाइल से डिलीट कर देंगे तो क्या चाइना कमजोर हो जाएगा? हाँ, अब बात कर लेते हैं नेपाल की। वो नेपाल जिसे भारत अपना हमेशा से अच्छा पड़ोसी मानता आया है, उसे बिजली देता है और ना जाने क्या क्या कर्ज भी देता है। लेकिन नेपाल हमेशा ही चाइना सरकार का, चाइना का बनकर रहने की कोशिश करता है। ऐसे समय में जब भारत और चाइना में तनातनी है तो नेपाल ने भी अपनी औकात दिखा दी। ऐसे में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बताना शुरू कर दिया। सीमा विवाद को लेकर नेपाल लगातार भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई भी कर रहा है। यहां तक कि फायरिंग की भी नौबत आ गई। फायरिंग क्यों हुई, इसकी नौबत क्यों आई, इसकी जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से करीब 16 राउंड की फायरिंग की गई। किस वजह से नेपाल ने फायरिंग की है, इसकी जांच की जा रही है। एसएसबी के महानिदेशक के राजेश चंद्र ने अपने वक्तव्य में बताया है कि यह घटना लगभग जिस दिन यह घटना घटी वो सुबह 8:40 की है। एक परिवार नेपाल जा रहा था जिन्हें नेपाली सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर रोक लिया और वापस लौटने को कहा। इस बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान नेपाली सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी जिससे 3 लोगों को गोली लग गई। इनमें से एक की मौत भी हो गई। एसएसबी के डीजी राजेश चंद्र ने बताया है कि नेपाली सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वो उसे रिहा कर दें और ये मामला और आगे ना बढ़े। ये सारी चीजें नेपाल में हुई हैं, सारे विवाद नेपाल में हुए हैं। पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हम सभी देख रहे हैं कि गहराया हुआ है। ये विवाद काला पानी और लिपू लेक को लेकर हुआ है जो नवंबर 2019 में भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी
किए गए एक नक्शे में काला पानी क्षेत्र को शामिल किया गया था, जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहा है। भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के इलाके को भी नेपाल अपना बता रहा है। इसी बीच भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों देशों को लेकर, सबसे पहले उन्होंने चाइना को लेकर के बात की है और कहा है कि भारत और चीन सीमा पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर, यानी कि सैनिकों के लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए ही हम हर तरह के विवादित मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि MM नरवणे ने कहा कि देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चीन के साथ बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत चल रही है, जिसकी शुरुआत कमांडर लेवल के बातचीत से हो चुकी है और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। तो वही आर्मी चीफ ने कहा है कि बातचीत के बाद दोनों पक्ष पीछे हटे हैं और हमें उम्मीद है कि लगातार बातचीत के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर जो विवाद हैं उसे हम सुलझा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बॉर्डर पर सभी चीजें नियंत्रण में है। शुक्रवार को गलवान क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मिलिट्री अफसरों के बीच बातचीत हुई। मेजर जनरल लेवल की इस बातचीत में गलवान क्षेत्र में तनाव को कम करने पर चर्चा हुई। भारत चीन के बीच वार्ता की शुरुआत 6 जून को हुई थी, जब दोनों के कॉर्प्स कमांडर मिलने थे। भारत की ओर से इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह ने किया था, जबकि चीन की ओर से मेजर जनरल लिu लिन ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बातचीत के बाद गलवान क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थीं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और सीमा पर हालात का संपूर्ण जायजा लिया। सेना प्रमुख नरवणे ने नेपाल को लेकर भी कहा है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, मजबूत हैं। नेपाल के साथ हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं। यही नहीं, दोनों देशों के लोगों के बीच भी दोस्ताना रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल से भी पहले भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इतनी सारी बातों को करने और बताने के पीछे मकसद बस इतना है कि सच बोलिए। कॉर्पोरेट मीडिया देश को गुमराह करना बंद करे और जो सच है उसे दिखाने का साहस करे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत को अब मान लेना चाहिए कि नेपाल चाइना की गोद में बैठकर हिमाकत कर रहा है। मैं चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप उन लाइनों को सुनने के बाद सोचिएगा, समझिएगा कि आजकल आखिर चल क्या रहा है। नेपाल के हजारों लाखों लोग हमारे देश में आते हैं, कोई दिल्ली, कोई बेंगलोर, पूरे देश में जाकर के काम करते हैं। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो किसी नेपाली को गोली नहीं मारी। तो फिर आखिर नेपाल की ये जरूरत कहां से आ रही है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। चंद लाइनों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। चरागे दिल बुझाना चाहता था, चरागे दिल बुझाना चाहता था, वो मुझको भूल जाना चाहता था, मुझे वो छोड़ जाना चाहता था, मुझे वो छोड़ जाना चाहता था, मगर कोई बहाना चाहता था। तो चाइना की गोद में बैठने का बहाना नेपाल को मिल गया है। नमस्कार।